गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग के रिवीजन का एजेंडा है चैप्टर नंबर 5 ऑडिट एविडेंस। चैप्टर नंबर 5 जो है इसके अंदर 6 स्टैंडर्ड्स हैं। ये 6 स्टैंडर्ड्स के बड़े बड़े चार्ट बनाए हुए हैं समरी के लिए, जो हम लोगों को पढ़ने हैं, पर अच्छे से पढ़ने और याद रखना है। मैंने चैप्टर 5 के लिए क्लासरूम में डिटेल में पढ़ाते हुए बोल दिया था कि ये चैप्टर कभी भी अकेले मत पढ़ना, इसके साथ इसके क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में कुछ एक्स्ट्रा ही तुमको मिलेगा जो चैप्टर के समरी चार्ट्स में नहीं है। अभी आज तो ये रिवीजन मैराथन की क्लास है, तो इस रिवीजन में मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ाऊंगा, फुल डिटेल में पूरा याद करा दूंगा। एक बार ध्यान से देखते रहना। चैप्टर नंबर 5, इसमें कितने स्टैंडर्ड्स आएंगे? टोटल 6 स्टैंडर्ड्स आएंगे 500 सीरीज के। चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट एविडेंस। तो ऑब्वियसली विल बी टॉकिंग अबाउट द 500 सीरीज। तो 500 सीरीज के ये 6 स्टैंडर्ड आने वाले हैं, 500 से लेके 550 तक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट ऐसे 500। यहाँ पे ऐसे 500 स्टार्ट हो गया। 6 स्टैंडर्ड्स है, पर बहुत अच्छे से होगा। हर चीज़ में बोलते जाऊंगा, दनादन होगा, ध्यान से सुनते जाना और मेरे साथ याद करते जाना। सबसे पहले तो डिफाइन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस को डिफाइन करने के लिए 4 वर्ड आने चाहिए: इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर, कंक्लूजन, ओपिनियन। Audit evidence is the information used by the auditor to arrive at conclusions on which audit opinion is based. Audit evidence includes 2 things: accounting records using which the financial reports are prepared, and also other documents and records of the company. ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? SAAE, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ द एविडेंस का एग्जांपल एक होता है तुम्हारा सैंपल साइज की क्वांटिटी कितनी, सैंपल साइज कितना होना चाहिए। क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, याद रखने के लिए: मार्स, MRS, M से मटेरियलिटी, R से रोमम, S से साइज ऑफ द पॉपुलेशन। फिर आता है सर एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स ऑन RR, इट मींस रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी सबको समझ में आता है। रेलेवेंस का मतलब होता है कि आप जो असर्शन, 6 असर्शन होते हैं ना: कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, राइट्स, ऑब्लिगेशन, PD। तो आप जो असर्शन चेक करना चाहते थे वो असर्शन चेक हो पाया, तब तो रेलेवेंट एविडेंस नहीं हो पाया, तो वो इररेलेवेंट एविडेंस है। ठीक है, तो क्वालिटी डिपेंड्स ऑन रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। SAE, अब ये नाम भी याद कर लो। SAE का मतलब सबको फुल फॉर्म पता है: इट इज द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एविडेंस। उससे जो निचला एविडेंस होता है, जो केवल एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है, उसको अपने टेक्निकली बोलते हैं कॉरबोरेटिव एविडेंस। टर्न द पेज। अभी ऐसे 500 का चार्ट है, ऐसे 500 का स्कोप। मैंने इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया, ये सबको पता होना चाहिए। APAE, ACAO। AP मतलब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, आपको क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस मिलेगा। ऑडिट एविडेंस से क्या मिलेगा? AC मतलब ऑडिट कंक्लूजन। तो सपोज मान लो कि मैंने 500 ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, तो मुझे 500 कंक्लूजन मिलेंगे। उन 500 कंक्लूजन्स को जोड़ के बनेगा मेरा ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, समेशन ऑफ कंक्लूजन इक्वल टू ओपिनियन। तो याद रख लीजिए APAC, APAE, ACAO, ये सीक्वेंस है, यही इसका ऑब्जेक्टिव भी है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ, सबसे पहली टॉपिक है व्हाट इज द स्कोप ऑफ द SA 500। इट टेल्स यू टू डिजाइन सुटेबल audit procedures so as to obtain SAAE on which you can base your conclusions and thereafter your opinion. ठीक है, ये लाइन, this essay is applicable to all the audit evidence। ये SA 500 जनरल, तो ये सारे audit evidence पे अप्लाई करता है। नेक्स्ट, what is the objective of auditor? वही सी द डायग्राम बिलो, APAE, ACAO, वो सीक्वेंस है पूरा। देखो 1 2 3 4 APAE, ACAO। ओके, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। देखो ऑडिट एविडेंस का एक सिनोनिम चाहिए, वो सिनोनिम क्या है? इंफॉर्मेशन। तो जिस इंफॉर्मेशन को आप एविडेंस की तरह यूज करना चाहते हो, आपको उसकी क्वालिटी पर रखनी पड़ेगी। क्वालिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, अभी पढ़ के आए थे, RR, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। अगर कंपनी ने, मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से कोई एक्सपर्ट यूज़ किया, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ऐसे 500, तो मैनेजमेंट ने अगर किसी एक्सपर्ट को यूज़ किया है, तो उसकी रिपोर्ट को क्या हम एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि एक्सपर्ट का काम सही है कि नहीं। मुझे उस बंदे का CCO चेक करना पड़ेगा, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी। मुझे उसके काम की एडिक्वेसी चेक करनी पड़ेगी, उसके अजम्पशंस चेक करने पड़ेंगे, उसने जो सोर्स डेटा यूज़ किया है वो कंप्लीट, एक्यूरेट, रिलायबल है कि नहीं, ये सब चेक करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे 620 डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं पहले ही, ऐसे 620, तो उससे काफ़ी मिलता जुलता मिलेगा कि जब आप मैनेजमेंट, देखो वही लिखा हुआ है ऐसे 620 पेज रेफरेंस, कि जब आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज़ करते हो तो आपको बंदे की CCO चेक करनी पड़ती है और उसका वर्क हमारे लिए एडिक्वेट है कि नहीं है। नंबर 3, जब आप कोई भी एविडेंस यूज़ करते हो, डेटा चेक करते हो, तो यू मस्ट चेक द कार ऑफ द डेटा, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा दैट इज यू आर यूजिंग एज एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो हम लोग जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं सबको मालूम है, पेज रेफरेंस दिया 4.5, याद दिला देता हूँ मैं। सबसे पहले रैप, फिर इधर फैप। फैप के 2 हिस्से होते हैं, TOC, SP। SP के 2 हिस्से होते हैं, TOD, एनालिटिकल। ये वही बोल रहा है,
ये देख लो, रैप, फैप, फैप के अंदर आता है टीओसी और एसपी, एसपी मतलब सब्सटैंटिव असली ऑडिट। फिर लास्ट क्या है, मल्टीपल, एक ही चीज़ के ऊपर एक सीए की आदत होती है कि वो एक ही आइटम के ऊपर मल्टीपल एविडेंसेस गैदर करता है, और ये सारे मल्टीपल एविडेंसेस एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो मतलब गड़बड़ है। मल्टीपल एविडेंसेस ऑन द सेम मैटर मस्ट से द सेम इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज तो गड़बड़ है। तो मान लो कि आपने देखा कि मल्टीपल एविडेंसेस एक ही मुद्दे पे जो है वो इनकंसिस्टेंट है आपस में, तब तो गड़बड़ है सर। या फिर सोचो कि कोई चीज़ पे एक सिंगल एविडेंस ही है, ठीक है, या तो एक ही आइटम पे मल्टीपल एविडेंसेस है वो आपस में इनकंसिस्टेंट है, या एक आइटम पे सिंगल एविडेंस है पर वो रिलायबल नहीं लग रहा है, वो देख के लग रहा है कि गड़बड़ है, वो डॉक्यूमेंट ही अनरिलायबल है। तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करूंगा। डेल एपी का मतलब मॉडिफाई माय ऑडिट प्रोसीजर्स एंड आई विल आल्सो कंसीडर द इफेक्ट ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, रॉमो बढ़ जाएगा, मेरी मटेरियलिटी भी चेंज हो जाएगी, दिस को बोलते हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। ये था सर ऐसे 500 कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसे 501, ओके, ऐसे 501 बेसिकली ये सिर्फ हमें नाम पढ़ लो पहले, ऑडिट एविडेंस स्पेशल कंसिडरेशंस फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। इसमें केवल 3 आइटम के बारे में बात की जाएगी। ये रहा नंबर 1 इन्वेंट्री, आईएलएस, इन्वेंट्री लिटिगेशन और सेगमेंट रिपोर्टिंग। इन्वेंट्री का हम लोगों को 2 असर्शन चेक करना सिखाया जाएगा, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। लिटिगेशन का 1 असर्शन चेक करना सिखाया जाएगा, कंप्लीटनेस। सेगमेंट रिपोर्टिंग का सिखाया जाएगा, पीडी, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अच्छा, व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग? इंड एस 108। ये याद रखना है अपने को, सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट रिपोर्टिंग का प्रेजेंटेशन चेक करना, तो प्रेजेंटेशन शुड बी एज पर इंड एस 108। एएस नंबर मत याद करो तुम लोग, इंड एस नंबर याद करो, वो इसी में चाहिए, बाकी तो मेरे को नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? स्टैंडर्ड का स्कोप है सिर्फ 3 आइटम। इन्वेंट आईएलएस याद करने बोला था ना मैंने, शायद लिखा हुआ क्यों नहीं है? आईएलएस, ठीक है, इन्वेंट्री लिटिगेशन एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। एक बहुत फेमस हॉस्पिटल चेन है जिसका नाम है आईएलएस, इससे याद रह जाता है मुंह पे, नहीं तो लिस्ट सेल कुछ भी चलेगा, ठीक है। आई से, हाँ, आई से इन्वेंट्री, एल से लिटिगेशन, एस से सेगमेंट रिपोर्टिंग। अच्छा, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे चेक करना वो हमें नहीं सिखाता। इन्वेंट्री में हम लोग को वैल्यूएशन असर्शन भी चेक करना वो नहीं सिखाता। दिस स्टैंडर्ड ओनली टीचर्स अस हाउ टू चेक अ पर्टिकुलर असर्शन, बस। जैसे आपको इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कंडीशन चेक करना है, या सेगमेंट का प्रेजेंटेशन, या लिटिगेशन का कंप्लीटनेस, बस उतना ही सिखाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प अस गाइड द चार्टर्ड अकाउंटेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट existence condition of inventory, completeness of litigation and presentation of segment reporting, ठीक है। ये इनका मकसद है। अब एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इन्वेंट्री। सबसे पहले मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? इन्वेंट्री की। हमें इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कंडीशन चेक करना है, तो मास्टर ऑडिट प्रोसीजर्स 2 हैं, 2 मास्टर प्रोसीजर्स है। नंबर 1 अटेंडेंस, नंबर 2 रिकॉर्ड्स। नंबर 1 अटेंडेंस, जब मैनेजमेंट 31 मार्च को मैनेजमेंट का स्टाफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रहा है तो आप वहाँ पे अटेंडेंस करोगे, देखोगे, ठीक है। और दूसरा होता है उनके इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स भी आप चेक कर सकते हो फॉर एग्जिस्टेंस, पर सबसे मास्टर प्रोसीजर नंबर 1 है अटेंडेंस, और वो ना तो नंबर 2 है रिकॉर्ड्स। अच्छा, अटेंडेंस के अंदर भी 4 स्टेप्स होते हैं जो लिखे हुए नहीं, जो हमको याद करने, जिसको याद करने मैंने बोला था डेलॉइट। डेलॉइट के अंदर EOIT ई से इवैल्यूएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्टाफ फॉर काउंट, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। O से ऑब्जर्व द काउंट, I से इंस्पेक्ट सर्टेन इन्वेंट्री एंड T से टेस्ट काउंट, ठीक है। 4 स्टेप्स है डेलॉइट EOIT, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर किसी वजह से अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से अचानक से आपको अपना इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर ड्रॉप करना पड़ा 31 मार्च को, तो कोई बात नहीं, अनफोर्सीन था, 31 मार्च को नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लो और बीच वाले पीरियड के लिए एडजस्टमेंट्स कर लो। तो इस अगर अनफोर्सीन सर्कमस्टांस की वजह से मैं ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा? 2 काम करूंगा सर, इधर काउंट एट अ डिफरेंट डेट आगे पीछे एंड इंटरवीनिंग पीरियड का बैक एडजस्टमेंट्स कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट सर इम्प्रैक्टिकेबल है, ये दो अलग चीज़ है, अनफोर्सिन अलग होता है, इम्प्रैक्टिकल अलग चीज़ होता है। इसका क्वेश्चन बैंक में हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट की फैक्ट्री उत्तराखंड में है और आप जाके इन्वेंट्री काउंट करने वाले भी थे वहाँ पे, ठीक है, 31 मार्च को सारा प्लान बुक था, जाने वाले भी थे, पर वहीं पे उत्तराखंड में कोई नागरिकों का आंदोलन चालू हो गया कि वहाँ की गवर्नमेंट पेड़ काट रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उसको रोकने के लिए, तो अब आंदोलन की वजह से आप जा नहीं सकते, तो अचानक कुछ हो गया जिसकी वजह से जा नहीं सकते, उसको बोलते हैं अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। और इम्प्रैक्टिकेबल से अलग होता है, इम्प्रैक्टिकल मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते, इम्प्रैक्टिकेबल मतलब काउंट वाला जो प्रोसीजर होता है ना, अटेंडेंस वाला, वो करना संभव ही नहीं है शुरू से, बिकॉज ऑफ आइदर द नेचर ऑफ इन्वेंट्री और द लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना सब एकदम टेक्निकल बोल रहा हूँ, आइदर द नेचर ऑफ इन्वेंट्री और द लोकेशन। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एक कंपनी है जो मिलिट्री में सोल्जर्स की यूनिफॉर्म बनाती है, तो उनके फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज ना LOC बॉर्डर पे लोकेटेड है, तो 5 बड़े वेयर हाउसेज है जहाँ पे यूनिफॉर्म की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो LOC पे बॉर्डर पे, जहाँ पे जाना मना है, मिलिट्री का इंस्ट्रक्शन से वहाँ नहीं जा सकते, तो अब वहाँ तो जाना ही इम्प्रैक्टिकेबल है, आज भी नहीं जा सकते, आगे पीछे भी नहीं जा सकते, तो जब अटेंडेंस कर ही नहीं सकते तो आप क्या करोगे? आपका फुल फॉर्म, अरे आपका फुल फॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, और अगर उससे भी बात ना बनेगी तो हम तो जानते हैं एक ही उपाय है, मो मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन। थर्ड, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की कुछ इन्वेंट्री जो होती है ना वो थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई होती है, जैसे कंसाइनी, जॉब वर्कर वगैरह, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे हम 3 काम करेंगे, CIO, C से थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मंगा लो, I से इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, O से अदर प्रोसीजर में आप 2 काम कर सकते हो, यू कैन विजिट देयर योरसेल्फ और यू कैन अपॉइंट अनदर ऑडिटर जो जाके वहाँ चेक कर लेगा, ठीक है, ये CIO और उसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, लिटिगेशंस, हमको लिटिगेशंस में क्या चेक करना सिखा रहे हैं? स्टैंडर्ड कंप्लीटनेस। मान लो कि कंपनी के ऊपर 10 लीगल केस चल रहे हैं, उन्होंने हमको 6 बताए, 4 छुपा लिए, तो गलत बात है कि नहीं है? देखिए, लिटिगेशंस का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन पे। कोई भी लिटिगेशन कंपनी पे चल रहा हो, इफ देयर इज अ रिमोट चांस कि उसमें आउटफ्लो हो सकता है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, और अगर देयर इज अ गुड चांस कि पैसा निकलेगा तो प्रोविजन बनाओ, ठीक है। इस पे अप्लाई होता है इंड AS 37। चांसेस है कि कंपनी ना कुछ कुछ लीगल केसेस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएगी नहीं, छुपा लेगी, तो मेरा काम यहाँ पर क्या है? टू फाइंड आउट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ लिटिगेशन। इसके लिए मास्टर प्रोसीजर है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। मास्टर प्रोसीजर क्या है? डायरेक्ट, पढ़ना तो मीत, पर ना लॉयर जो है ना वो ऐसे आपको जवाब देने वाला नहीं है, तो उसके पहले आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। आपका होमवर्क क्या? IRR। आपका होमवर्क क्या है? IRR। इंक्वायर द मैनेजमेंट। इंक्वायर हुम? रिव्यू व्हाट? मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, क्योंकि लीगल केस चल रहा है तो मीटिंग्स वगैरह में चर्चा हुई होगी, रेजोल्यूशन पास हुआ होगा। एंड रिव्यू व्हाट? द लीगल एक्सपेंसेस, बढ़ गया होगा इस साल, ठीक है। तो ये आप अपना होमवर्क करो, उससे बहुत सारे लिटिगेशन आपको पता चल जाएंगे, फिर आप लॉयर से कम्युनिकेट कर लो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अच्छा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में 2 लेटर हो सकता है, जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी, स्पेशल लेटर ऑफ इंक्वायरी। बेटर टू गिव अ स्पेशल लेटर ऑफ इंक्वायरी, जहाँ पे 3 कॉलम होते हैं, आप बता दो कि ये हमें पता चल चुका है और मैनेजमेंट का ये असेसमेंट है, इसके अलावा आपको क्या लगता है वो बता दीजिए और आपका असेसमेंट क्या है वो बता दीजिए। तो बेटर टू यूज़ अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। एक बात मैं और बता देता हूँ, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सपोज कि सर क्या मैं लॉयर से मुलाकात कर सकता हूँ? क्या? हाँ, अगर वो मैटर, लीगल मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉ की समझ बहुत ज़्यादा चाहिए, उसको इंटरप्रिटेशन को लेकर झमेला है, ठीक है, या फिर लॉयर और कंपनी के बीच में ही उसके ओपिनियन को लेकर डिसएग्रीमेंट है, तो ऐसे केसेस में आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको लॉयर से मीटिंग करना है। तो मीटिंग करना भी अलाउड है, ये सुन के रखो, तुम लोग जानते नहीं हो, ठीक है। इधर 3 नंबर, अगर मान लो कुछ भी कर खुरा के सबके कह के एविडेंस नहीं मिला तो क्या दे दूंगा मैं? MO, और मैं मैनेजमेंट से लिखवा के रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा कि उन्होंने जितने भी लिटिगेशन है मुझे भी डिस्क्लोज किए हैं और अपने FS में भी डिस्क्लोज किए एज पर FRF इंड AS 37। नेक्स्ट सर, मुझे क्या चेक करना है? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन जो डाला जाता है इंड AS 108 के मुताबिक नोट्स के अंदर, तो मुझे चेक करना है प्रेजेंटेशन इज एज पर FRF और नॉट। तो इसमें मुझे क्या क्या करना है? Number 1, understand the methods by which the segment information is prepared and presented by the entity। उसके लिए मेरे को 4 काम करना है। बापी, इसके ऊपर क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली आप कैसे समझोगे अंडरस्टैंड, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग बापी समझेंगे। B से, अरे देख के, B से बजट्स, अगर इन्होंने कोई बजट बनाया तो वो देख लो। A से एलोकेशन ऑफ असेट्स एंड एक्सपेंसेस, P से प्रायर पीरियड से कंपेरिजन, I से इंटर सेगमेंट एलिमिनेशंस।
ठीक है। और मैं क्या करूंगा सर, एनालिटिकल प्रोसीजर, सेगमेंट रिपोर्ट भी जो डॉट्स में डलता है ना, उसमें भी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर होता है, तो उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, CY वर्सेस PY। 501 खत्म होता है। ठीक है, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मैं फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो इस क्लास को देखेंगे उनके दिमाग में ये रहेगा कि सर समझाए नहीं इतना डिटेल में, ये समझाने वाली क्लास नहीं है, ये याद कराने वाली क्लास है। समझाया तो बाप रे बाप, इसको कितना टाइम लगा के धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर्स के साथ पूरा एक एक चीज़ समझाया था। ये समझाने वाली क्लास नहीं है। फिर भी मेरी वो आदत ही हो गई कि जब मैं याद भी कराने बैठता हूँ तो मेरे से बिना समझाए रहा नहीं जाता, थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ, पर मेरा मेन मकसद अभी समझाना नहीं है, मेन मकसद है इसको पूरा याद करना हम लोगों को। 505 क्या नाम है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसको ECR बोलते हैं। ECR का फुल फॉर्म बोलिए, रिक्वेस्ट। क्या, रिक्वेस्ट। बिकॉज ऑडिटर जो है वो क्लाइंट के थर्ड पार्टीज को रिक्वेस्ट ही कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज जवाब दे दो। मोस्टली ये किसके लिए यूज होता है, PL की बैलेंस शीट आइटम। सर ये बैलेंस शीट आइटम्स के लिए मोस्टली होता है, पर PL के लिए भी यूज कर सकते हैं। इससे कौन सा असर्शन चेक होता है, एग्जिस्टेंस, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज के जो बैलेंसेस होते हैं ना, जैसे डेटर, क्रेडिटर, बैंक, उनका एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए होता है। हालांकि इसका मल्टीपल पर्पस है। आप ना डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर भेज के उनसे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कंफर्म कर सकते हो। तो इधर assertion tested mainly existence of asset liability, however it can also be used for completeness, valuation, obligation वगैरह, उन सब में काम आ सकता है। It is considered to be a very good quality evidence because direct response to auditor, written response to auditor and coming from an external party, तो तीनों reliability के टिक 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 हैं, इसीलिए it is considered to be a very good quality evidence। हर जगह यूज नहीं होता बाबू, डेटर्स के लिए होता है, क्रेडिटर्स के लिए होता है, इन्वेंट्री लाइन में थर्ड पार्टी के लिए होता है, बैंक के लिए होता है, लोन्स के लिए होता है, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के लिए होता है। तो एक लिस्ट है बस, उसी में और ज़्यादा चीज़ यूज नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा डिटेल में कौन सा होता है, बैंक कन्फर्मेशन। बाकी सारे कन्फर्मेशन के जो लेटर होते हैं ना वो एक एक पेज के होते हैं, बैंक कन्फर्मेशन का 6 पेज का होता है, क्योंकि बैंक के साथ कंपनी के बहुत सारे फैसिलिटीज हो सकते हैं। एक तो बैंक बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है कंपनी के नाम पे, लोन वगैरह भी हो सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में के कनेक्शन में वो भी हो सकते हैं। बैंक वाले कंपनी के लिए बिल डिस्काउंटिंग का काम करते हैं, वो भी हो सकता है। बैंक वाला कंपनी के लिए ट्रेजरी मैनेजमेंट करता है, वो भी हो सकता है। तो बैंक के साथ तो ना जाने क्या क्या होता है। अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो कंपनी ने अपना कुछ ना कुछ असेट्स मॉर्गेज किया होगा, टाइटल डीड, इन्वेस्टमेंट्स प्लेज किया होगा, तो उसके लिए भी कंफर्मेशन होता है कि आपके पास टाइटल डीड पड़ा है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट्स का प्लेज है कि नहीं है। तो सबसे लंबा होता है बैंक कंफर्मेशन। ओके है ना। अब इधर आ जाओ, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव वही, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिक्वेस्ट। अब इधर देखो जरा, मैं तो तुमको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ जो जो मैंने लिखा है, इतना पूरा याद कराते जा रहा हूँ। 3 टाइप्स ऑफ ECR क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, बैंक। पॉजिटिव में आई वांट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी इफ ही अग्रीज और डिसअग्रीज। नेगेटिव में आई वांट द रिस्पॉन्स इफ द थर्ड पार्टी डिसअग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। ब्लैंक में मैं उनको इन्फॉर्मेशन लिख के नहीं देता, आस्क्ड देम टू फिल द अमाउंट। ब्लैंक इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफिकली यूज जब फ्रॉड रिस्क होता है। क्या होता है, कहीं लिखा होगा, ये रहा लिखा है लाल रंग में, फ्रॉड रिस्क में होता है। सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है, ब्लैंक, फ्रॉड रिस्क में। लेकिन सबसे पॉपुलर कौन सा, पॉजिटिव। नेगेटिव खाली तब यूज होता है जब लो 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 लो, मैं दिखा दूंगा। अच्छा, कैन वी यूज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द 3 टाइप्स? यस यस। आप कुछ डेटर्स को पॉजिटिव, कुछ डेटर्स को नेगेटिव, कुछ डेटर्स को ब्लैंक भेज सकते हो। यू कैन यूज द मिक्सचर फॉर डाउट पर्पसेस, मैंने लिखा दिया था ये, ठीक है। अब ये देखो नेगेटिव कंफर्मेशन। सर नेगेटिव कंफर्मेशन हम लोग तभी यूज होते हैं जब ये चारों कंडीशन लो 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 सेटिस्फाई हो जाए, लो रोमम, लो अमाउंट, लो एक्सेप्शन रेट एंड लो चांसेस ऑफ डिसरिगार्डिंग माई ECR रिक्वेस्ट। ऊपर आ जाओ। अच्छा, अब ये सेकंड बॉक्स को जरा देखो, तुम्हारे सामने जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो रिक्वेस्ट है, इसके प्रोसीजर के 4 स्टेप्स होते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने का 4 स्टेप्स होता है। ISDS, आई से डिसाइड द इंफॉर्मेशन टू बी रिक्वेस्टेड, मतलब कि मैं उसे क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करूं, बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च कंफर्म करूं, टर्म्स एंड कंडीशन कंफर्म करूं, क्या कंफर्म करूं। एस से सेलेक्टिंग द पार्टी, मतलब सैंपल, तुम सारे डेटर क्रेडिटर को तो भेजोगे नहीं, सैंपल सिलेक्शन करोगे, तो सेलेक्टिंग द पार्टीज। डी से डिजाइनिंग द रिक्वेस्ट लेटर एंड एस से सेंडिंग द रिक्वेस्ट लेटर। तो ये 4 स्टेप्स है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा केस बनता है, टॉपिक बनता है कि मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि आप फलाने पार्टी को प्लीज कंफर्मेशन मत भेजिए। तो सबसे पहला धर्म है, मैं उसे रीजन पूछूंगा भाई क्यों नहीं भेजे, एंड आई विल चेक द रीजनेबलनेस ऑफ द रीजन।
आई विल चेक द रीजनेबलनेस ऑफ द रीजन, द वैलिडिटी ऑफ द रीजन, की मना क्यों कर रहा है, वैलिड रीजन की इनवैलिड, इनवैलिड तो मैं फिर मेरे फ्रॉड रिस्क बढ़ जाएगा, रॉमम चेंज हो जाएगा, ऑल्टरनेट प्रोसीजर करूंगा, एमओ दूंगा वगैरह वगैरह। और अगर रीजनेबल रीजन है तब कोई उतना फ्रॉड रिस्क का टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, कंपनी का किसी डेटर के साथ झमेला चल रहा होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि इस मामले में अगर आप अभी उनको चिट्ठी भेजोगे तो उनको लगे हमारी साजिश है कि राइटिंग में उनसे लिखा के लेने का, तो मत भेजो, तो समझ में आता है वो। मैं बोलूँगा फिर कुछ और डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो झमेला चल रहा होगा तो ये तो ईमेल पे झमेला चल रहा होगा या फिर कोई लीगल नोटिस चल रहा होगा, देख लो और क्या। अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, रीजनेबलनेस, कि क्यों मना किया, रीजन क्या है, वैलिड है कि इनवैलिड है, ठीक है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि गलत रीजन है तो उससे मेरा रोमम चेंज होगा, फैप चेंज होगा, फ्रॉड रिस्क बढ़ जाएगा, इट विल लीड टू अ फ्रॉड रिस्क, रोमम ड्यू टू रिस्क ऑफ फ्रॉड, विच वन इज हार्डर, रोमम ड्यू टू रिस्क ऑफ फ्रॉड की रोमम ड्यू टू रिस्क ऑफ एरर। हाँ तो वो तो नहीं है, मना क्यों कर रहा है मेरे को, ठीक है। मैं आप करूंगा, आप मतलब मैं TCWG को कम्युनिकेट, एंड ऑफ द डे अगर एविडेंस नहीं मिला तो मैं TCWG को कम्युनिकेट कर क्या दे दूंगा, एमओ। अब कन्फर्मेशंस के जो रिस्पॉन्स आएंगे, मैंने जो ECR रोल आउट किया है उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसके 4 स्पेशल आउटकम्स हो सकते हैं। फर्स्ट स्पेशल आउटकम, नॉर्मल आउटकम तो क्या है कि मैंने डेटर को चिट्ठी भेजी, उन्होंने जवाब दिया हाँ सही है, ये हुआ नॉर्मल, ये नहीं। मैं बोल रहा हूँ 4 स्पेशल केसेस ऑफ द रिस्पॉन्स रिसीव्ड। फर्स्ट जो रिस्पॉन्स मिला, उधर मेरे हाथ का देखो, मेरे हाथ का देखो, दिख रहा है। फर्स्ट स्पेशल केस अनरिलायबल रिस्पॉन्स, वो थर्ड पार्टी खुद चोर है, उस पर CBI ये सब का रेड पड़ा हुआ है, तो रिस्पॉन्स, इस पे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है ना लंबा वाला इंटीग्रेट की स्टडी का। तो अनरिलायबल रिस्पॉन्स, जवाब रिलायबल नहीं लग रहा है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, सर मेरा रोमम बढ़ जाएगा, मेरा फैप बढ़ जाएगा, फ्रॉड रिस्क लगेगा मेरे को। सेकंड स्पेशल केस, अगला जवाब ही नहीं दे रहा, नॉन रिस्पॉन्स, तो मैं क्या करूंगा, आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर, ठीक है। मान लो अल्टरनेटिव प्रोसीजर संभव ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। डिफरेंस आ गया, मतलब मैंने उनको बोला था कि आपका 5 लाख है क्या, उन्होंने बोला नहीं 6 लाख है, तो 1 लाख का डिफरेंस आ गया, इसको डिफरेंस को बोलते हैं एक्सेप्शन। डिफरेंस क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन केस में क्या होगा, आई विल आस्क द क्लाइंट कि रीजन क्या बताओ मेरे को, इन्वेस्टिगेट द रीजंस फॉर द डिफरेंस, रिकॉन्साइल करो उसको, इन्वेस्टिगेट द रीजंस, चेक कहीं एमएमएस तो नहीं है। सर हो गया ICR, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 नंबर ऐसे 5, ये जितने भी निमोनिक वगैरह हैं ये अपने को क्या होता है ना, स्टेप्स वगैरह याद करने बहुत हेल्प कर देते हैं, एक बार प्राक से याद हो जाता है पूरा क्या है। ऐसे 510, ठीक है। मेरे को 5 मिनट ब्रेक दो, मैं अपनी आवाज़ को शांति दूँ फिर बोलूँगा। ओके कंटिन्यू करते हैं। ऐसे 510 नाम क्या है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड ओपनिंग बैलेंसेस। 5 साल के लिए मैं ऑडिटर अपॉइंट होता हूँ कोई भी कंपनी में, जो मेरा पहला साल होता है ना उसमें केवल ये स्टैंडर्ड लगता है, सेकंड से 5th ईयर में स्टैंडर्ड नहीं लगता है। यहाँ पे मेरे हाथ का लिखा पढ़ो, इट इज अ फ्रीक्वेंटली अप्लाइड स्टैंडर्ड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ ऑडिटर, आइदर बिकॉज ऑफ रोटेशन और सम अदर रीजन, बट देयर इज अ चेंज ऑफ ऑडिटर, सो इट अप्लाइज ओनली इन द लाल रंग फर्स्ट ईयर, नॉट ऑल द 5 years, खाली फर्स्ट ईयर में लगता है। ऐसे 510। बात ऐसी है, इनिशियल एंगेजमेंट का मतलब होता है मैं उस क्लाइंट के यहाँ पहली बार जा रहा हूँ, या तो पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं था जो कि रेयर है, या पिछले साल मैंने नहीं प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया था, ठीक है। तो मुझे ओपनिंग बैलेंसेस पे शक है, बिकॉज जो मेरे इस साल की ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे, जो मैंने तो ऑडिट नहीं किए ना, किसी और ने किए हैं या नहीं हुआ है जो भी है। अब ओपनिंग बैलेंसेस में अगर एमएमएस है तो वो तो टिकल डाउन करके क्लोजिंग में आ ही जाएगा। साल भर के सारे ट्रांजैक्शन में चेक भी कर लूं, पर अगर ओपनिंग गलत है तो क्लोजिंग भी गलत हो गया, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस चेक करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये ऑडिटर्स पे, इनकमिंग ऑडिटर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है। आप ऑलरेडी जानते हो पी एथिक्स में कि इनकमिंग ऑडिटर को अपना पहले अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चेक करना पड़ता है, 139, 140, उसको पिछले वाले से वो राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ता है, यू नो ना, कोड ऑफ एथिक्स। ऑन टॉप ऑफ दैट पहले साल आपको बहुत मर के ऑडिट करना पड़ता है, 510 करना पड़ता है, और पहले साल ही तो 315 में जान निकलेगी, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। हर चीज तो पहले साल में ज्यादा होगा, तो 510 मेरे को पहले साल में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी कास्ट कर देता है, ठीक है। ये पढ़ो इधर, सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 510 में मेरा ऑब्जेक्टिव है ये चेक करना कि नंबर 1 वेदर ओबी कंटेन्स एनी एमएमएस दैट मे अफेक्ट करंट पीरियड्स फिगर्स ऑल्सो, ओबी में एमएमएस तो नहीं है, और दूसरा क्या पिछले साल वाली अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हुई है कि चेंज हुआ है, क्योंकि ऑडिटर चेंज इज अ बहाना फॉर चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज टू देयर ओन विल, ताकि उनके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस हो सके, ठीक है। तो मुझे चेक करना है, 2 मेरा मकसद है।
तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, तो ओपनिंग बैलेंस को लेके मुझे 5 प्रोसीजर परफॉर्म करने, याद करने के लिए क्या है, बाप रे, रे पहले बोलो, रे से रीड, पिछले साल का जो ऑडिटेड एफएस है वो रीड करो, ठीक है। फिर बाप, बी से ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। ए से अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट फॉलो हुआ है कि चेंज हुआ है तो डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। फिर बाप में 2 बार आता है ना, ए से एक्टिव प्रोसीजर, पी से पैसिव प्रोसीजर। मैंने बोला था तुम लोग एग्जाम में ना ये एक्टिव प्रोसीजर पैसिव प्रोसीजर मत बोलना। एक्टिव प्रोसीजर का मतलब तुम लोग बोलना स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर ओबी। एक्टिव प्रोसीजर क्या बोलोगे, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर फॉर ओबी, और पैसिव को क्या बोलोगे, करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये देखो लिखा हुआ है हरे रंग में, हो गया ना बाप रे, 5 प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि ओपनिंग में कोई एमएस है जिसकी वजह से करंट पीरियड भी अफेक्टेड हो रहा है, तो तुम टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को बोल के ठीक करवाओगे कि नहीं। अच्छा, पिछले साल के फिगर सर अगर गलत हैं तो क्या ठीक कराए जा सकते हैं, हाँ, उसको रीस्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीस्टेटमेंट, और उसके ऊपर पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स के अंदर जाके, है ना। सही है तो सबको। अच्छा, याद है जब ये पढ़ाया था तो ऐसा कुछ लिखाया था, आज तुमको इसकी ज़रूरत है क्या। आज तुम ऑलरेडी कहाँ जाके पहुँचे हुए हो, तुमने तो चैप्टर 7 ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लिया, तुमको मालूम है अगर लैक ऑफ एविडेंस हो, लैक ऑफ एविडेंस तो क्या देते हैं, क्यूओडीओ, और अगर एमएमएस है तो क्या देते हैं, क्यूओएओ, ठीक है। नेक्स्ट, ये 2 पतले पतले कॉलम्स हैं। पहला कॉलम ये अकाउंटिंग पॉलिसी पे है कि कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो किया है कि नहीं, अगर चेंज किया है तो उसको प्रॉपर्ली अकाउंट ने डिस्क्लोज किया है कि नहीं, ये वाला। सेकंड बॉक्स, मान लीजिए कि पिछले वाले सीए ने, पिछले ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में एमओ दिया था, और जिस मैटर की वजह से एमओ दिया था वो मैटर आज भी है, तो मैं मैनेजर को बोल के ठीक कराऊंगा, वरना मैं भी क्या दे दूंगा, एमओ। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, हेडिंग पढ़ो, पिछले वाले ऑडिटर के रिपोर्ट में एमओ था और वो मैटर आज भी अनरिजॉल्व है, मैनेजमेंट को बोल दिया फिर भी ठीक नहीं करे, तो मैं भी क्या दे दूंगा, एमओ। अल्टीमेट आंसर क्या है, मेरा हाथ का लिखा हुआ एमओ। नेक्स्ट, अब लास्ट कंक्लूजन्स। फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए मुझे ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में एविडेंस वगैरह नहीं मिल रहा, लैक ऑफ एविडेंस, तो क्यूओडीओ। अगर मुझे पता चल गया कि ओपनिंग बैलेंसेस में एमएमएस है जिसकी वजह से करंट पीरियड भी इफेक्टेड हो, तो मैं क्या दे दूंगा, क्यूओएओ। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया है, ढंग से डिस्क्लोज वगैरह नहीं किया, तो दैट इटसेल्फ इज एन एमएमएस, मैं क्या दे दूंगा, क्यूओएओ। खत्म होता है। 530 ऑडिट सैम्पलिंग, हाँ, ये वाला मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ाऊंगा, इसमें 3 पेज के नोट्स हैं, देखो जरा, थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर क्वेश्चंस होने की वजह से थोड़ा डिटेल में। ऑडिट सैम्पलिंग में एक डायग्राम होता है, 7 स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। ये देखो जरा, ये डायग्राम मैं पूरा पहले एक बार डिस्कस करूंगा, फिर वी विल गो देयर, ओके। ये है ना सबके पास, चालू करें, पहले इसको देखो जरा। ओम नमः शिवाय। क्या लिखा है, सैम्पलिंग रिस्क। व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क एग्जैक्टली। हम लोग तो सैंपल का ऑडिट करके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं लेट्स से सैंपल कंक्लूजन। पर हमें कंक्लूजन किसके बारे में चाहिए, सैंपल के बारे में कि पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन के बारे में। ऑब्वियस बात है, क्योंकि आप पॉपुलेशन को नहीं बल्कि सैंपल को टेस्ट कर रहे हो, तो जो कंक्लूजन आपको मिलेगा वो थोड़ा तो डिफरेंट हो ही सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन कंक्लूजन एंड द सैंपल कंक्लूजन इज कॉल्ड द सैम्पलिंग रिस्क। यही सैम्पलिंग रिस्क। हाउ कैन यू रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क? आई कैन नॉट मेक इट जीरो, I cannot make it zero, but I can reduce it to acceptably low level. How do you reduce sampling risk? By choosing appropriate samples that are representative of the population. उससे sampling risk कम हो जाएगा। Great. अच्छा, सैम्पलिंग में 7 स्टेप होते हैं, लोग सोचते हैं सिर्फ 3 होते हैं, 3 नहीं होते सर, 7 होते हैं। 3 में तो खाली सैंपल चुना, उसके बाद काम भी तो करना पड़ेगा बाबू। सैंपल चुनने को लेके 3 स्टेप्स है, 1 2 3। नंबर 1 सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन। में जो बोल रहा हूं सुनना, सैंपल डिजाइन डिपेंड्स ऑन पीपीसीपी, सैंपल डिजाइन डिपेंड्स ऑन पीपीसीपी, पीपी पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड सीपी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पर्पस ऑफ प्रोसीजर, आप कौन सा असर्शन चेक करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि डिजाइन कैसा होगा। पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, आपको वैल्यूएशन चेक करना है कि एग्जिस्टेंस चेक करना है कि कंप्लीटनेस चेक करना है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ द प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट। और सीपी मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन होमो है कि हेटेरो है, उससे फर्क पड़ जाता है, तो वो है सैंपल डिजाइन। इट डिपेंड्स ऑन पीपीसीपी, याद रहेगा पीपीसीपी, पीपी पर्पस ऑफ प्रोसीजर, सीपी
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, वेरी गुड। नंबर 2 क्या, सैंपल साइज। सर सैंपल साइज इट सेल्फ डिपेंड्स ऑन अ होल लॉट ऑफ फैक्टर्स, कि सैंपल साइज किस चीज पे। इफ आई वांट हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस आई विल टेक मोर सैंपल साइज, करेक्ट और नॉट। इफ आई एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी टू मेनी डिफरेंसेस एक्सेप्शन आई विल टेक मोर सैंपल साइज। इफ द रिस्क इज आई विल गो फॉर मोर सैंपल साइज। तो इन सब पे है। फिर थर्ड क्या, सैंपल सिलेक्शन। सर सैंपल सिलेक्शन क्या ना, सैंपल सिलेक्शन के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, हाइपरजर्ड सैम्पलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग जो आइडिया सॉफ्टवेयर से होता है, ब्लॉक सैम्पलिंग, इंस्टीट्यूट ये 5 नाम ही बोलता है, ऐसे होने को और भी होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके से आपका सैंपल मिल गया, पर बस वहीं पे कहानी खत्म। क्या आगे, सर आगे आप उसके ऊपर प्रोसीजर करोगे। 4 नंबर क्या लिखा है, अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर ऑन द सैंपल सेलेक्टेड। अब सुनो, जब आप सैंपल के ऊपर प्रोसीजर लगाओगे तो आपको गड़बड़ियां मिलेंगी। अकाउंट्स में गड़बड़ी को मिस स्टेटमेंट बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ी को डेविएशन बोलते हैं। तो टीओडी में मिस स्टेटमेंट मिलेगा और टीओसी में डेविएशन मिलेगा। तो आपको वहां रुकना नहीं है, आपको उस गड़बड़ को एनालाइज करना है, नेचर एंड कॉज। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है 5 नंबर, ठीक है। आप समझो, मैंने सैंपल चेक किया और सैंपल में गड़बड़ है, तो मुझे सैंपल का गड़बड़ ढूंढना था कि पॉपुलेशन का गड़बड़, पॉपुलेशन का गड़बड़ ढूंढना था। सैंपल के गड़बड़ से मैं पता करूंगा कि पॉपुलेशन में कहां कहां गड़बड़ होगा। जैसे एक बचकाना एग्जांपल दे रहा हूं, आज ये रिवीजन क्लास, इसलिए बहुत अंदर तो नहीं घुसूंगा, पर एक बचकाना एग्जांपल दे रहा हूं। कभी घर में तुमने चाय बनते हुए देखी है? जैसे मान लो मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी, कोई भी चाय बना रहा है, ठीक है, या दीदी घर में जो होती है ना, मासी दीदी, वो लोग चाय बना रही है, तो वो लोग चाय जब बनाती हैं, चाय का टेस्ट कभी कांस्टेंट नहीं रहता। दुकान वालों का चाय का टेस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दुकान का चाय पियो हमेशा, पर घर का जो चाय होता है उसका टेस्ट हमेशा ऊपर नीचे होता है। तो वो लोग जब चाय बना रही होती हैं तो वो क्या करती हैं, हल्का सा 2-4 ड्रॉप डाल के टेस्ट करती हैं ना, ठीक है। एंड टेस्ट करने से उनको पता चलता है एमएमएस है और एमएमएस का कॉज क्या है। मतलब चाय का टेस्ट खराब है यानी एमएमएस है, और उसका कॉज क्या है, चीनी कम है या ज़्यादा है। लेट से अगर सपोज मान लो उल्टा है, चीनी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे सर, और दूध, पानी, चाय पत्ती डालेंगे ना, टू कॉम्पेंसेट फॉर द एक्स्ट्रा शुगर, है ना। तो जब तक आपको एमएमएस का कॉज नहीं पता चलेगा, आप पॉपुलेशन को ठीक कैसे करोगे, पॉपुलेशन में एमएमएस कैसे ढूंढोगे। हम यहाँ सैंपल में एमएमएस ढूंढने आए थे कि पॉपुलेशन में, तो आप सैंपल के एमएमएस को जांचोगे, परखोगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि हर एमएमएस में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन में कहाँ कहाँ है, उससे आपको पता चलेगा पॉपुलेशन में एमएमएस कहाँ कहाँ है, तब आप पॉपुलेशन के सारे एमएमएस ढूंढ के निकालोगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। वो पता चल गया, देन यू विल डू प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है सैंपल कंक्लूजन से पॉपुलेशन कंक्लूजन डिराइव करना। हेलो, सैंपल कंक्लूजन से पॉपुलेशन कंक्लूजन डिराइव करना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। एंड देन लास्ट स्टेप 7 नंबर क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल। मेरा सैंपल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर सैंपलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजंस अबाउट द पॉपुलेशन, टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजंस अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल। तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज 7 नंबर स्टेप, इवैल्यूएशन, ओके। सर ये 7 स्टेप से एकदम अपने को याद होने चाहिए, याद करो, 7 सेकंड याद करो भाई जल्दी। मैंने बार बार बोला है कि मैराथन रिवीजन ये एक बार से नहीं होगा, तुमको बार बार सुनना पड़ेगा। द होल पर्पस ऑफ पुटिंग इट आउट ऑन यूट्यूब बस कि भाई मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बार बार सुन सकें। ये तिजोरी में जमा करने वाली चीज़ नहीं है। कई स्टूडेंट तो इसी बात से खुश हो जाते हैं, अच्छा सर ने मैराथन ले लिया, लो मैं जमा करके रख लिया मेरी तिजोरी में। एक काम करो, बैंक के लॉकर में जमा करके आ जाओ, इससे कोई फ़ायदा होगा क्या। ये कोई टैंजिबल एसेट है कि यहाँ पे होना चाहिए, ये इंटेंजिबल है, ये यहाँ चाहिए। ये जमा करने से नहीं होता ना कि जमा कर लिए बैठ के, यहाँ चाहिए। तो उसके लिए बार बार तुमको रियाज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे लिए नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। सातों सब क्लियर है, अपने उधर चलते हैं। पेज नंबर 530। अभी मैंने तुमको जो 7 स्टेप पढ़ाए, देखो उसका विभाजन इधर देखो, कैन यू सी ऑन द बोर्ड, काले रंग में मैंने क्या लिखा है, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, है ना, दिक्कत तो नहीं है। इधर देखो मैंने एक MCQ लिखा है, मतलब ऐसे 530 अप्लाइज इन बोथ सिचुएशन, वेदर इट इज अ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और इट इज अ नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, दोनों में अप्लाई होएगा। सर ऑब्जेक्टिव क्या है, माई ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ
reasonable to provide the sampling should provide me a reasonable basis to draw conclusions about the population. भाई ये डायलॉग पूरे स्टैंडर्ड में 3-4 बार बार आता है, ये याद होना चाहिए. टू प्रोवाइड द सैम्पलिंग का मकसद क्या? टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन. अल्टीमेटली आई वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन. ठीक है. फिर इधर स्टेप नंबर 1, 2, 3. स्टेप नंबर 1 क्या होता है? सैंपल डिजाइन. सैंपल डिजाइन डिपेंड्स ऑन पीपीसीपी. ये ब्रैकेट में पढ़ो, पीपीसीपी दिख रहा है, लिखा भी है मैंने पीपीसीपी, देखो मिल गया. नंबर 2, सैंपल साइज कितना होना चाहिए? सर सैंपल साइज इतना एडिक्वेट होना चाहिए कि उससे मेरा सैम्पलिंग रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस हो जावे. सर सैंपल सिलेक्शन कैसे करना है? सर सैंपल सिलेक्शन ऐसे करना है कि एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन इज अ चांस ऑफ सिलेक्शन. इक्वल चांस नहीं बोला है, चांस ऑफ सिलेक्शन. बिकॉज सर सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं. ठीक है, अलग अलग मेथड्स में अलग अलग चांस होता है, किसी में इक्वल किसी में अनइक्वल. तो बोले चांस होना चाहिए, ये सैंपल सिलेक्शन है. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 बवाल है. जब आप ऑडिट प्रोसेस करोगे तो आपको गड़बड़ियां मिलेंगी. नंबर 1, द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम ऑफ द सैंपल सेलेक्टेड. अच्छा, कभी कभार आपको एक सैंपल, एक आइटम ऐसा मिल सकता है जो गड़बड़ है, एकदम आउटवर्ड है, उसको बोलते हैं एनॉमली. क्या बोलते हैं? एनॉमली. तो उसके लिए आप क्या ढूंढोगे? रिप्लेसमेंट आइटम. क्या ढूंढोगे? रिप्लेसमेंट आइटम. जैसे इस कंपनी में सारा बिलिंग जो होता है ऑटोमेटेड होता है, लेकिन आपके सैंपल में कोई एक बिल आ गया जो मैनुअली प्रोसेस हुआ था, तो आप देख लो कि ऐसा क्यों हुआ, ये गड़बड़ क्या है. तो आपको पता चला कि भाई उस दिन ऐसा था कि सिस्टम डाउन है तो मैनुअल बिल बना, तो फिर आपने बोला कि फिर इसका ऑटोमेटेड बिल क्यों नहीं बना, तो ये मिस्टेक हो गया उनसे, है ना. तो इसमें, इस केस में अगर आपका सैंपल का कोई आइटम ही गड़बड़ है तो आप एक रिप्लेसमेंट आइटम भी ले सकते हो, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट आइटम. अप्लाई द प्रोसीजर ऑन द रिप्लेसमेंट आइटम. आप पॉपुलेशन में से कोई और एक आइटम निकाल के चेक कर सकते हो. ठीक है. अगर मान लो कि आपको सैंपल करने के बाद गड़बड़ियां मिल रही हैं और वो गड़बड़ियां इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमएमएस या डेविएशन. अकाउंट्स में गलती को मिस स्टेटमेंट बोलते हैं, इंटरकाउंट में गड़बड़ी को डेविएशन बोलते हैं. तो टीओसी से जो गलती मिलती है उसको डेविएशन बोला जाता है, और टीओडी से गलती मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट. फिर इधर स्टेप नंबर 5, आई इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज. यही तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. स्टेप नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. इज स्टेप नंबर 5, नेचर एंड कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट डेविएशन को स्टडी करना. उसी से आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन में बाकी कहाँ का मिस स्टेटमेंट है. ठीक है. 5 नंबर स्टेप के अंदर एक टॉपिक आया अनॉमली. अनॉमली मतलब होता है कोई ऐसा मिस स्टेटमेंट जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब वो एकदम अनजाने में गलती से एक पीस हुआ है, तो उसको हम लोग नजरअंदाज या इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाथ का लिखा पढ़ो. एनी काइंड ऑफ अनॉमली इज नॉट अ मिस स्टेटमेंट, नो नीड टू प्रोजेक्ट इट. वो अनॉमली, वो एकदम एक्सेप्शनल केस था. ठीक है. 6 नंबर प्रोजेक्ट करो कि अगर, अब याद रखना टीओसी का जो डेविएशन होता है उसका प्रोजेक्शन नहीं किया जाता. ठीक है. इंटरनल कंट्रोल्स में जो गलतियां मिलती हैं उनको डेविएशन बोलते हैं, वो रेट में होता है, परसेंटेज, तो उसका प्रोजेक्शन नहीं होता. टीओडी में अमाउंट में गलती मिलता है कि सपोज मेरे सैंपल में 10 लाख का मिस्टेक आया तो पॉपुलेशन में कितना, तो उसको प्रोजेक्ट करना पड़ता है. तो टीओसी नहीं, सिर्फ टीओडी का प्रोजेक्शन होता है. एंड लास्ट, इवेलुएट करो कि सैंपलिंग की वजह से हैव आई बीन एबल टू ऑब्टेन रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन. अब नीचे नीचे लिखा हुआ, आओ देख लेते हैं ये भी. सबसे पहले क्या डेफिनेशन? अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% आइटम ऑफ द पॉपुलेशन so that every item has a chance of selection to provide a reasonable basis to draw conclusion about the population. Definition में आते हो 3 नंबर लाइन है ना, वो 3 नंबर लाइन याद करो ग्रीन कलर. To provide what is the objective of sampling? To provide a reasonable basis to draw conclusions about the population. भाई साहब डन है सबको? ठीक है. सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये इंसर्ट कर दिया. मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, स्टूडेंट को पता है नहीं प्रॉब्लम क्या है ज़िंदगी में, भरोसा ही नहीं है. स्टूडेंट बोला सर आपकी बुक में ये टॉपिक दिया, मेरे को इंस्टीट्यूट किताब में नहीं मिला. हाँ मैं तो क्लास में बोला था ये बात कि ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन बैंक में, तो यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन बैंक में कैसे पढ़ाऊंगा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा डाला है, मैं बोल दिया. ठीक है. जहाँ भी कहीं कुछ एक्स्ट्रा होता है मैं बता के करता हूँ, वो भी मैं कोई रैंडम नहीं डालता ज्ञान चमकाने के लिए. जितना भी मैं ज्ञान देता हूँ सब तुम्हारे काम का है, तभी मैं बता रहा हूँ. सैम्पलिंग रिस्क. व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क? सर सैम्पलिंग रिस्क में ये हो सकता है कि आप एकदम सिंपल भाषा समझो, छोड़ो उसको, सुनो. सर व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क? सर सैम्पलिंग रिस्क का एक इक्वेशन था, पॉपुलेशन का कंक्लूजन मैंने अभी था ना शुरू में, ये था ना इक्वेशन. तो सर सैम्पलिंग रिस्क पैदा क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज योर सैंपल मे नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन. यानी कि
या तो आपका सैंपल बड़ा क्लीन आया है, सारे गुड आइटम्स आ गए, एक भी एमएमएस नहीं आया, तो आपको लग रहा है सब चंगा है, या फिर आपका सैंपल बहुत डर्टी सेलेक्ट हुआ है, सारे गंदे वाले आप ही में आ गए, तो आपको लग रहा है बाबा बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। इसी को बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क, दैट माय सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, दैट्स सैम्पलिंग रिस्क। तो अब इससे क्या क्या खतरे पैदा होते हैं वही यहाँ पे समझाया हुआ है। मान लीजिए पहला ग्रीन कि आपके सैंपल में सारे गुड़ आ गए, तो आपको क्या लगेगा सब सही है, टीओसी में आपको डेविएशन नहीं मिलेगा, टीओडी में आपको मिसस्टेटमेंट नहीं मिलेगा, जबकि रियलिटी ये है कि मिसस्टेटमेंट डेविएशन है, पर आपको क्या लगता है नहीं है, तो आप तो फर्दर जांच पड़ताल नहीं करोगे, आप बोलोगे सब ओके है और आप दे दोगे ये, जबकि आपको देना क्या चाहिए था ये। तो इट लीड्स टू, याद करो, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, यही तो डेफिनेशन होता है ऑडिट रिस्क का। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क? तुमने सुना होगा AR = IR CR DR। तो ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन क्या होता है? द रिस्क दैट द ऑडिटर में एंड अप एक्सप्रेसिंग एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन इज ऑडिट रिस्क। तो ये सबसे खतरनाक है, मोस्ट डेंजरस। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मोस्ट डेंजरस। और सर ये क्या है, ब्लू वाला पूरा लेयर? सर बैड आइटम सेलेक्ट ज़्यादा हो गए, मतलब सैंपल में सारे बैड आइटम घुस के आ गए, तो मेरे को लगा बाप रे बाप कितना मिस स्टेटमेंट होगा, तो बहुत सारे मुझे डेविएशंस और मिस स्टेटमेंट मिल रहे हैं, जबकि रियलिटी में उतने नहीं है। रियलिटी में देयर आर वेरी फ्यू मिस स्टेटमेंट डेविएशन। तो जब मैं घबरा जाऊंगा तो मेरा रोमम बढ़ेगा, मेरा फैप बढ़ेगा, मुझे और काम करना पड़ेगा, पर काम करने के बाद पता चलेगा नहीं ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, कमी था, पर काम तो ज़्यादा करना पड़ गया ना। इट लीड्स टू एडिशनल वर्क। व्हाट इज बेटर, एडिशनल वर्क और इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन? सर एडिशनल वर्क इज बेटर, मेहनत ज़्यादा हो जाए पर ओपिनियन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। सर नॉन सैम्पलिंग रिस्क भी होता है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बोला एनी रिस्क दैट अराइजेज इन ऑडिट नॉट बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। इसके 4 एग्जाम्पल है। हेमा H से ह्यूमन मिस्टेक, E से एरोनियस कंक्लूजन, M से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, A से अप्लाइंग इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये 4 नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। क्या सैम्पलिंग रिस्क को तो हम लोग मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं, क्या नॉन सैम्पलिंग रिस्क को मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये देखो नेचर एंड कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट, स्टेप नंबर 5 है ना, ये लिखो यहाँ पे। सात स्टेप्स होते हैं, उसमें सबसे तगड़ा कौन सा है सर? स्टेप नंबर 5। मैं आपको दावे से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 99.99% ऑडिटर्स इंक्लूडिंग बिग 4 वो स्टेप नंबर 1 2 3 4 के बाद बंद कर देते हैं, स्टेप 5 करते ही नहीं है। मतलब सैंपल में जो गड़बड़ियां मिली उसको प्रोजेक्ट करते ही नहीं है, उसका नेचर कॉज इन्वेस्टिगेट करते ही नहीं है। इसीलिए स्टेप नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, वो करना चाहिए, वो करते ही नहीं। जैसे आपको मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि सपोज आपने ऑडिट किया, सैंपल में आपको मिस स्टेटमेंट मिले, आप चेक करो उन मिस स्टेटमेंट्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, क्या लिखा है? या तो हो सकता है कि वो एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन में हो रहा है, या एक पर्टिकुलर लोकेशन के ब्रांच में मिल रहा है, या एक पर्टिकुलर मंथ में हो रहा है, या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में हो रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो 4 मिस स्टेटमेंट मिले, चारों के चारों सितंबर महीने के, मतलब सितंबर में गड़बड़ है, दैट्स अ कॉमन फीचर। अब मैं क्लाइंट से पूछूंगा भाई सितंबर में क्या हुआ था, वो बोलेगा कि सितंबर में ना अकाउंट्स में एक दूसरा आदमी एंट्री मार रहा था, वो समझ गए। तो ये दूसरा आदमी पूरे सितंबर महीने में एंट्री मारा है, सारा सितंबर का मेरे को चेक करना पड़ेगा, सारा मिस स्टेटमेंट मिल जाएगा पॉपुलेशन में, क्योंकि बाकी 11 महीनों में प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉमन फीचर से आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एमएमएस और डेविएशन इन द एंटायर पॉपुलेशन। उसी से मुझे पता चलेगा कि क्या गड़बड़ है क्या सही है। ये प्रोजेक्शन है, ये हेल्प करता है इन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, ये कौन सा स्टेप होता है? स्टेप नंबर 6 टीओसी। मैं यहां पे इंटरनल कंट्रोल चेक करने आया हूं कि एफएस। तो इंटरनल कंट्रोल में जो गड़बड़ी होती है वो परसेंटेज में होती है, उसको प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर 2% सैंपल में तो पॉपुलेशन में भी 2% है, ठीक है। लेकिन टीओडी इज अमाउंट रिलेटेड, जिसको मुझे एमएमएस से ठीक करवाना है क्लाइंट को देके, तो यहाँ प्रोजेक्शन इज नीडेड। तो टीओसी के डेविएशंस प्रोजेक्ट नहीं होते, टीओडी के मिस स्टेटमेंट्स प्रोजेक्ट होते हैं, ताकि उसको ठीक कराया जा सके। ओके, दैट कंप्लीट्स आवर ऐसे 530। अच्छा लाइन से सोचो, 500, 501, 510, 520, 520 एनालिटिकल प्रोसेस पहले कर चुके हैं, 530 सैम्पलिंग, 540 एस्टिमेट्स कर चुके हैं हम लोग, 550 आ गया मेरे सामने। क्या नाम है? रिलेटेड पार्टी, ठीक है। इस चैप्टर के आखिरी स्टैंडर्ड में मुझे एकदम नहीं पता था कि रिवीजन इतना फास्ट मैं करा सकता हूँ। मतलब धीरे धीरे मेरी कैपेबिलिटी भी बढ़ते जा रही है। इधर आओ, ये 2 पेज का दिख रहा है रिलेटेड पार्टी, सामने सामने तुम लोग को 2 पेज का दिख रहा होगा, मिला क्या? लेट्स टॉक।
मैंने रिलेटेड पार्टी के लिए तुम लोगों को कारों में एक नोट्स भी दिखाया था, ठीक है, कि रिलेटेड पार्टी में क्या सीक्वेंस होता है, एक बार शो करना चाहता हूँ मैं। रिलेटेड पार्टी में कारो हमें खुद बोलता है, कौन बोलता है? कारो, कि आपको दो चीज चेक करने हैं, कंप्लायंसेस एंड डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नोट्स में जाता है एज पर AS 18, छोड़ दो, इंड AS 24। अपने को तो इंड AS कि रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर एज पर इंड AS 24 है कि नहीं है, और मुझे कंप्लायंसेस चेक करने हैं। अब ये तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है, बिकॉज कंप्लायंसेस वगैरह रिलेटेड पार्टी के तुम लोगों के लॉ के डेक्टर्स में आता है, जो तुम्हारे स्पॉम में, जो तुमने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, वो वाला इशू है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, मैंने बताया भी था उस दिन भी, हल्का से याद दिला देता हूँ। दो सेक्शन अप्लाई करते हैं, 177 188, ऐसे तो 4-5 होते हैं, उतना छोड़ दो। 177 188, 177 में क्या होता है? ये सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और ये 3-4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर मैंने ऑडिट कमेटी बना दिया। तो सबसे पहला काम है, ऑडिट कमेटी विल स्क्रूटिनाइज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड गिव देयर अप्रूवल। उसके बाद सेकंड स्टेप है, सेक्शन नंबर 188 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल पास BRN BM। फिर थर्ड स्टेप है, इफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज मोर देन 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, तब शेयर होल्डर्स को बुला के ORN GM करना पड़ेगा। तो ये लॉट ऑफ अप्रूवल्स हैं जो आपको चाहिए, 3 अप्रूवल्स, 3 लेवल ऑफ अप्रूवल, ठीक है। थ्री टीयर अप्रूवल, ओके, 3 लेवल का अप्रूवल चाहिए आपको, 1 2 3। फिर क्या होता है, सुनो, एक रजिस्टर होता है रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट का, रजिस्टर का नंबर होता है MBP4। तो सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उस रजिस्टर में लिखे जाते हैं, तो वो रजिस्टर आप चेक कर सकते हो। नीचे देखो 2 नंबर क्या लिखा है, रजिस्टर ऑफ RPT MBP4। और मिनट्स तो चेक कर ही सकते हो ना इतने सारे अप्रूवल के लिए, तो नंबर 1 क्या है, मिनट्स। तो ये ऑडिट प्रोसीजर है, डन है। रिलेटेड पार्टी का एक आइडिया आ गया, चलो उधर चलते हैं। ये वाला पेज जानना है क्या तुमको, मिल गया क्या पेज? दो प्रकार के रिश्ते होते हैं सर। एक रिश्ता होता है कंट्रोल, और दूसरा रिश्ता क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इधर ध्यान से देखो, कंट्रोल रिश्ते का मतलब क्या होता है? मोर देन 50% वोटिंग पावर, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में मिलता है। दूसरा रिश्ता होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का, 20 से 50% वोटिंग पावर है, कंट्रोल पूरा नहीं है। और ये रिश्ता कौन सा? इन्वेस्टिंग एसोसिएट का। तुमको होल्डिंग सब्सिडरी, इन्वेस्टिंग एसोसिएट से मतलब नहीं, तुमको स्टैंडर्ड्स की जो भाषा होती है ना, वो थोड़ी जेनेरिक होती है कि वो सब तरह के रिश्ते पे अप्लाई करे। तो तुम होल्डिंग सब्सिडरी तो बातचीत के लिए, लेकिन तुम याद करते हो हमेशा बोलोगे द रिलेशनशिप ऑफ कंट्रोल, द रिलेशनशिप ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 2 नाम है जो इस स्टैंडर्ड में बार बार बोलोगे, RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, RPR रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो रिलेशनशिप में ये लोग का एक पॉइंट होता है, एक CA को चेक करना पड़ता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। देखो सर, हमारे भी तो रियल लाइफ में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी के साथ बहुत कम भी है। जैसे जो मेरी इमीडिएट फैमिली है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चा, वो सब के साथ मेरा जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो थोड़ा ज़्यादा तगड़ा है। पर जो मेरे सेकंड थर्ड लेवल के रिलेटिव्स नहीं होते क्या, मतलब पापा की साइड से, मम्मा के साइड से, क्या बोलते हैं उनको, जैसे पापा की साइड से बुआ जी, ताऊ जी, चाचा जी, मम्मी की साइड से हो गया तुम्हारा मम्मा, मामा, मामा, मौसी, मौसा, ये सब, तो वो हो गया, वो थोड़ा वो भी रिलेशनशिप है पर वो थोड़ा हल्का है। तो इसीलिए CA को चेक करना पड़ता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप, और ये डिस्क्लोज भी होता है। तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप का आंसर यहाँ पे क्या बोलोगे? 2, नंबर 1 कंट्रोल एंड नंबर 2 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अच्छा इधर देखो, इन्होंने रिलेटेड पार्टी का मतलब लिखा है, वो क्या है? इधर देखो, नंबर 1 रिलेटेड पार्टी मतलब वो एंटिटी जो हमारे कंपनी पे कंट्रोल या सिग्निफिकेंस लगाता है। नंबर 2 वो एंटिटी जिन पे हमारी कंपनी कंट्रोल या इन्फ्लुएंस लगाती है। नंबर 3 अंडर कॉमन कंट्रोल, ठीक है। आ जाओ 550 स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, 2 नाम याद रखना, RPR RPT रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये इकलौता मैंने बोला था, ठीक है, उर्दू का एक शब्द है, मेरे को बड़ा मतलब फनी टाइप, मतलब अच्छा ही लगता है, ओके। जैसे तुम किसी पाकिस्तानी का इंटरव्यू देखोगे, वो लोग बार बार एक वर्ड बोलते रहेंगे। तुम कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्रिकेटर का इंटरव्यू देखो, आधा घंटा घड़ी में ऐसे टाइमर लगा लो, मुंह से एक वर्ड पक्का निकलेगा, वाहिद।
वाहिद का मतलब होता है ओनली, इकलौता, ठीक है। तो ये वाहिद ऐसा स्टैंडर्ड इसमें दो दो एफआरएफ इन्वॉल्व है। पहला एफआरएफ का फुल फॉर्म फ्रॉड रिस्क फैक्टर, दूसरा एफआरएफ का फुल फॉर्म, इट इज द ओनली स्टैंडर्ड इन एंटायर स्टैंडर्ड जहां एफआरएफ के दो फुल फॉर्म चलते हैं, एफआरएफ 1, 2। एफआरएफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर अ ग्रेट पोटेंशियल सोर्स ऑफ फ्रॉड, क्योंकि इनके थ्रू नकली से नकली ट्रांजैक्शन भी आप दिखा सकते हो अपने बुक्स में, है ना भाई। रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर में होल्डिंग सब्सिडी में नकली में बुक्स में प्रॉफिट सेल दिखाने के लिए गुड्स बेच दिया, गुड्स खरीद लिया, पेपर में खाली सब हुआ है, एक्चुअली में गुड्स गया ही नहीं है। तो इट्स अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ फ्रॉड। हम ये नहीं बोल रहे कि रिलेटेड पार्टी फ्रॉड होगा ही, पर देयर आर चांसेस ऑफ फ्रॉड, दीज आर द मतलब बिगेस्ट मैकेनिज्म्स फॉर डूइंग फ्रॉड। दूसरा सर, मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी इंड AS 24 का भी ख्याल रखना है कि ऑल द रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज पर इंड AS 24। तो मुझे फ्रेमवर्क भी चेक करना है। फ्रेमवर्क के अंदर ये 3 वर्ड याद रखो, IAD, आइडेंटिफाई, अकाउंट, डिस्क्लोज। कंपनी का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को IAD, आइडेंटिफाई, अकाउंट, डिस्क्लोज कर पा रहा है। तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं रैप करूंगा कि नहीं, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट क्या है, रैप। तो रैप में मैं क्या क्या करूंगा, एक जनरली प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंड द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, एक्साइज ये वाला प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। मुझे कोई रिलेटेड पार्टी की नॉलेज मिली जो क्लाइंट ने नहीं बताया था, तो मैं वो टीम को पूरा बताऊंगा, देखो मुझे पता चला। शेयरिंग अमंग टीम, रॉमम असेसमेंट एंड देन रिस्पॉन्स टू रॉम को बोलते हैं फैप, फर्दर प्रोसीजर। नाउ अब ये 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे, क्लाइंट ने ना, ये तो देखो क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है कि वो हमें सारे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स बता दे ताकि हम चेक करें। उन्होंने नहीं बताया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हमने ढूंढ निकाला, वी आइडेंटिफाइड एन अनडिस्क्लोज्ड आरपीटी, जिसको लोग डिस्क्लोज नहीं किए थे, हमने ढूंढ निकाला, वी आइडेंटिफाइड। तो ये तो खतरा है ना सर, फ्रॉड है ना सर ये तो मैं क्या क्या करूंगा, नंबर 1 पहले कंफर्म करूंगा सच में वो आरपीटी है कि नहीं है। नंबर 2 टीम के साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 3 मैनेजमेंट को बोलूंगा कि तुम लोग क्या करते हो, इतना बड़ा आरपीटी तुमसे छूट गया, और भी ढूंढो ऐसे, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल सच आरपीटी। 4 नंबर आई विल डू मोर एसपी फॉर दैट। 5 नंबर मेरा रॉमम तो बढ़ेगा ना, फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, बताया नहीं गया, मुझे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट होगा कि नहीं। देखो मैनेजमेंट इतनी भोली भाली तो नहीं है कि इतना बड़ा रिलेटेड पार्टी में से छुपा लेगी, जानबूझ के ही होगा। आपको एरर लग रहा है कि फ्रॉड लग रहा है, सर फ्रॉड लग रहा है, एरर नहीं लग रहा है। आई कांट गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू मैनेजमेंट, बल्कि आई विल हैव अ डाउट ओवर देयर इंटेग्रिटी। फिर 5 नंबर टॉपिक बाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन एक आरपीटी है कि नहीं है। मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था बचकाना सा क्लास में, फिर भी दे देता हूँ वापस से आज तुमको एग्जांपल। सपोज एक बार सोचो कि एक मॉल में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मॉल में मेरे साथ एक लड़की भी है, ओके, तुमको दिख रहा है कि मतलब लड़की नहीं, मतलब लेडीज बोलेंगे, ठीक है, लेडीज भी है, और मैं बात करते करते जा रहा हूँ, हम उम्र टाइप की है। तुम्हारे को क्या लगेगा देख के कि पक्का कुछ रिलेशनशिप है, और गिवन माई एज तुम मेरी वाइफ ही इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, या अगर बहन होगी तो, पर वो देख के समझ आता है कि हस्बैंड वाइफ है कि ब्रदर सिस्टर है, ठीक है। तो तुमने जो ये गेस किया ना देख के सर्कमस्टांसेस को, वही हम लोग भी बोल रहे हैं कि अकाउंट्स में जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आप कैसे गेस करोगे, आपको अगर पता नहीं कि कोई रिलेटेड पार्टी है तो आपको कैसे शक होगा कि शायद रिलेटेड पार्टी है, बाय लुकिंग एट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। बोला 4 चीजें देख के हमें शक होगा कि ये एक अनडिस्क्लोज आरपीटी है। वो 4 चीजें क्या है, बाटा, बी से बिजनेस रैशनल, क्या आपको उस ट्रांजैक्शन का कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, आपको उस ट्रांजैक्शन का कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। हमने 10 लाख रुपए का कंसल्टेंसी फीस पीएल में डेबिट कर रखा है, और कंसल्टेंसी जिससे लिए वो कोई लॉयर भी नहीं है, तुमको डाउट होगा ना क्यों ले रहा है भाई, कहीं रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। 10 लाख का कौन देता है कंसल्टेंसी का फीस, वो भी बिना लॉयर हुए, ओके। बाटा, बी से बिजनेस रैशनल, टी से टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन आर वेरी लिबरल एंड डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन। ए से उनका अकाउंटिंग चेक करेंगे कि अकाउंटिंग ढंग से हुआ है कि नहीं, और ए से उनके लिए अप्रूवल, वो 3 टियर अप्रूवल लिया गया है कि नहीं, ठीक है। तो ये था फॉर ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट लास्ट में मैं मैनेजमेंट से लिखवा के रिटन रिप्रेजेंटेशन लूंगा अबाउट ऑल द आरपीआर एंड आरपीटी। नंबर 2 टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करूंगा, एंड लास्ट में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करूंगा ऑन आरपीआर एंड आरपीटी। खत्म। So with this we finish chapter 5. एक ब्रेक के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, कहाँ गया, चैप्टर 6। 500 सीरीज में टोटल 11 स्टैंडर्ड्स होते हैं,
जिसमें से 6, 3, 9 इन 2 चैप्टर्स में, और 2 520 और 540 हम लोग पहले के चैप्टर 3, 4 में करके आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें 3 स्टैंडर्ड मिलने वाला है तुमको, 560, 70, 80। ये स्टैंडर्ड्स पिछले वाले से थोड़े ज़्यादा डिटेल में है। ठीक है, ब्रेक के बाद इसको स्टार्ट करते हैं।